बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने इंग्लिश को स्टार्ट करना है। इंग्लिश आपकी पीपीएससी, एफपीएससी या एनटीएस मींस के आपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट प्रिपरेशन करनी है, उसके वाले से जो हमारी इंग्लिश होती है ना जी, इंग्लिश को आज हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये मेरा सेशन तो अब मैंने स्टार्ट करने लगा हूँ खास तौर पे एफपीएससी में जो एसएसटी के जॉब्स अनाउंस हुई हैं। एसएसटी के जी हमने सेशन पहले भी स्टार्ट किया हुआ था, अब उसको हमने दोबारा नए सिरे से जीरो से स्टार्ट करने लगे हैं और इसको हमने अब इंग्लिश से स्टार्ट करना है। एफपीएससी एसएसटी में आपको पता है कि 20 नंबर की आपकी इंग्लिश आनी है और 80 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आनी है। तो ये सारे का सारा सिलेबस इंशाल्लाह हम कवर करके अब छोड़ेंगे। हमने ये पहले भी 2 दफा सेशन स्टार्ट किया, लेकिन इसके दरमियान में ही हमें छोड़ना पड़ जाता था क्योंकि थोड़ी सी इसकी डेट काफी लेट आ रही थी। इस वजह से अब चूंकि आपका पेपर ये जनवरी में हो जाएगा इंशाल्लाह, तो अब हम इसको जो ना स्मूथली लेकर चलेंगे, इसको कंप्लीट करके अब छोड़ेंगे। और दूसरा ये इंग्लिश है, इंग्लिश खासतौर पर हम स्टार्ट करने लगे हैं असिस्टेंट के पेपर के लिए, असिस्टेंट एसएनजेडी और असिस्टेंट पुलिस के लिए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये मेरी जो इंग्लिश की सीरीज है इसको मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह 20 लेक्चर्स की सीरीज होगी ये। 20 लेक्चर्स में इंग्लिश को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये जो सीरीज है उसको हम इंशाल्लाह फ्यूचर के लिए भी उसको हम सेव कर लेंगे। नेक्स्ट भी अगर हमने कोई सेशन स्टार्ट किया तो हम इंशाल्लाह ये जो हमारी इंग्लिश की सीरीज होगी, यही इंग्लिश की सीरीज हम इंशाल्लाह ताला बच्चों को नेक्स्ट सेंड कर दिया करेंगे, साथ इसके नोट सेंड कर दिया करेंगे। तो इंग्लिश की एक कंप्लीट पैकेज आपके पास जनाब मौजूद हुआ करेगा और इसकी मैं इंशाल्लाह प्ले लिस्ट भी बना दूंगा। तो इंग्लिश का बेसिकली आपने जो सिलेबस है वो समझना है। इंग्लिश का सिलेबस जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक आपका ग्रामर का पार्ट है जो यहां पे अभी मैं आपको इसकी पूरी सीरीज कराने लगा हूं, और एक इसका वोकैबुलरी का पार्ट होता है। वोकैबुलरी के पार्ट में आपके पास सिनोनिम, एंटोनिम और उसके बाद ना आपके पास होता है जी फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है जी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ईडियम्स होते हैं। तो ये 5-6 चीजें आपने करनी होती हैं। तो इसके वाले से आपने 2019 से लेकर 2024 तक के जो पास्ट पेपर्स के तमाम सिनोनिम, एंटोनिम्स, फ्रेजेस और उसके बाद ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह, वो सारी की सारी मैंने फाइल बना के आपको शेयर कर दिया। मैं आपको दिखा भी दूंगा फाइल, ठीक है। और उसके बाद साथ आपके पास जो इंग्लिश ग्रामर के वाले से 19 से लेकर 2024 तक के सारे जो आपके पास पेपर्स हैं, इनको नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला साथ साथ अपडेट कर दिया करेंगे। जैसे ही कोई पेपर हुआ करेगा पीपीएससी, एफपीएससी का, उसको हम उसी फाइल में ही ऐड कर दिया करेंगे। तो ये आपके पास जो है ना जी, इसको हम इस तरीके से लेकर चलेंगे कि जो आज लेक्चर करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल लेक्चर नंबर 1 है आज हमारा, ठीक है। इसमें हमने बेसिक जो इंग्लिश की ग्रामर का स्टार्ट है ना जी, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के वाले से, वो आज हमने पढ़ना है। तो इस टॉपिक के वाले से जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन आपका पीपीएससी, एफपीएससी में बना हुआ है, वो सारे के सारे 19 से लेकर 24 तक के 5 साल के जो आपके पास पेपर्स हैं, उनमें इस टॉपिक के वाला जो भी क्वेश्चन आया है वो सारे के सारे कंपाइल करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच चुके हैं, ठीक है जी। इस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे। मींस के इंग्लिश का जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो उसके ये डिटेल नोट्स आपके पास होंगे, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाने लगा हूं, ठीक है जी। ये सारे अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। एक तो आपके पास ये डिटेल नोट्स होंगे और एक आपके पास फाइल जो जाएगी, उसमें आपके पास जो ओरिजिनल क्वेश्चंस होंगे पीपीएससी और एफपीएससी के उसी टॉपिक के रिलेटेड, वो वाली फाइल जाएगी। और 7 फाइल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगी जो आपकी वोकैबुलरी का पार्ट है, ठीक है जी। तो वोकैबुलरी में ऑलमोस्ट आपके पास 1000 क्वेश्चन बनता है। 1000 क्वेश्चन वही आपने करना है, बार बार करना है। वो आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में वो मैंने पीडीएफ फाइल भी शेयर कर दी हुई है, वही आपने क्लियर करनी है। उसको भी अब हम करेंगे कि 50-50 करके ना जी, 50-50 एमसीक्यूज डेली करके, तो 20 दिन में इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे। 1000 जो हमारा वोकैबुलरी का पार्ट है वो भी हम क्लियर कर लेंगे। तो हम कोशिश करेंगे 20 लेक्चर्स की सीरीज इंशाल्लाह ताला हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप ये 20 लेक्चर्स अच्छे तरीके से सुन लेंगे, देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपका पीपीएससी और एफपीएससी में इंग्लिश के वाले से जो आपके होता है ना जी, वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएगी। चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं आज हम लेक्चर नंबर 1 की। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ना है जी, आज थोड़ा सा मैं आपको कोर्स ओवरव्यू बता दूं, थोड़ा सा इसका आउटलाइन बता दूं जो आज हमने पढ़ना है। इसमें एक तो हम पढ़ेंगे बेसिक नॉलेज, इंग्लिश के बेसिक नॉलेज के वाले से, ठीक है जी। उसको फिर एक स्टोरी की तरह लेकर चलेंगे। इंग्लिश के अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे, फिर अल्फाबेट्स को मिला के हम वर्ड बनाएंगे, साथ उसके रबिश बनाएंगे, फिर फ्रेज बनाएंगे, और उसके बाद उसमें साउंड के वाले से, सिलेबल के वाले से सेंटेंस बनाएंगे, फिर ठीक है जी। फ्रेज क्लास के बाद फिर हम सेंटेंस बनाएंगे, फिर इनकी डिटेल पढ़ेंगे। आपके पास जो फ्रेजर क्लास की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रेजेस की जो आपकी टाइप्स हैं, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है।
है जी। उसके बाद आपके पास अगर जी क्लास की टाइप सारी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लास के बाद फिर आपकी सेंटेंस की बारी आ जाएगी, फिर सेंटेंस की बारी आ जाएगी तो सेंटेंस की टाइप्स पढ़ेंगे। सेंटेंस में आपके पास जो ना जी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास होता है जी कंपाउंड सेंटेंस है, फिर आपके पास है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, फिर आपके पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, फिर जनाब हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस है, फिर आपके पास कंडीशनल सेंटेंस की टाइप्स होती हैं, फिर कुछ आपकी अदर टाइप्स होती हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली बात होती है। उसमें आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, एम्फैटिक सेंटेंस होते हैं जी, इंटरैक्टिव सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं और ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये आपके सेंटेंस की टाइप्स होंगी। तो ये आज हमने सारा इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 1 में। तो टोटल 20 लेक्चर्स की इंशाल्लाह ताला हम सीरीज चलाएंगे। अगर ये 20 के 20 लेक्चर आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका हमेशा हमेशा के लिए इंग्लिश के वाले से जो टेंशन है एफपीएससी में, पीपीएससी में, एजे की पीएससी में, एसपीएससी में, केपीपीएससी में, एनटीएस में, जहां कहीं भी आपके पास जो ना कोई भी आपने गवर्नमेंट जॉब के वाले से कंपैरेटिव एग्जाम देना है तो उसमें आपके पास इंग्लिश इंशाल्लाह ताला कवर हो जाया करेगी। तो चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले आपने बेसिक नॉलेज का क्या याद करना होता है। बेसिक 3-4 क्वेश्चन होते हैं जो आपके पेपर में बार बार आ रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने बेसिक इसका नॉलेज आपने क्लियर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंग्लिश की जो बात याद करनी है वो आपके पास है इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज है और पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं जी और उनमें से अल्फाबेट्स की 2 टाइप्स होती हैं। जो टोटल आपके पास एबीसी की है, जो आपके हरफ लिखते हैं ना एबीसी के, एबीसी डी ई एफ जी एच आई जे के, वो आपके पास 26 होते हैं और इनकी 2 टाइप्स होती हैं। इन 26 में से ही 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स और एक को हम कहते हैं जी जो ना आपके पास वाउल्स होते हैं, वाउल्स। उसको वावल भी कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन असल लफ्ज वाउल होता है, वाउल, ठीक है जी। तो इसके जितने भी वाउल्स होते हैं वो अलिफ से शुरू होते हैं, अलिफ से ए ई आई ओ और यू, ठीक है जी। तो ये आपके पास ये मीन के आवाज अलिफ की देते हैं। ऐसे वर्ड जो अलिफ की आवाज देते हैं ना जी, अलिफ की आवाज देते हैं, ठीक है। जब उनको हम किसी भी वर्ड में यूज करते हैं तो उनकी आवाज अलिफ से स्टार्ट होती है, ठीक है जी, अलिफ से स्टार्ट होती है। जैसे आपके पास ए फॉर एप्पल लगाएंगे तो ए अलिफ की आवाज दे रहा है, ई लगाएंगे एग में लगाएं तो आपके पास ई की आवाज दे रहा है, अलिफ की आवाज दे रहा है। आई को आप इनके के साथ लगाते हैं तो आई अलिफ की आवाज दे रहा है। ओ को हम जहां पे भी लगाते हैं, ठीक है जी, ओ को जहां पे भी आप लगाएंगे तो ओ अलिफ की ही आवाज देगा, ठीक है जी। जो फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर लें, ठीक है जी। तो आपके पास ओ अलिफ की आवाज देता है। यू को यू अम्ब्रेला में लगाएं जैसे, ठीक है जी, तो यू भी अलिफ की ही आवाज देता है। तो ऐसे आपके पास अल्फाबेट्स जो अलिफ की आवाज देते हैं उनको हम वाउल्स कहते हैं। वो आपके पास 5 होते हैं और बाकी जो अलिफ के अलावा आवाज देते हैं उसको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। उसके वो हमारे पास 21 होते हैं। यहां से क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि बताएं जनाब इंग्लिश के टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, फिर पूछ लेता है उनमें से वाउल्स कितने और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। ये आपने 2-3 बातें याद कर ली। ये बेसिकली बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करने लगे हैं इंग्लिश को, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता जी ये जो आपके पास लेटर्स होते हैं ना ए से लेकर जी तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये सारे आपके पास ये ए से लेकर जी तक, इनको जब आपस में मिलाते हैं ना जी, इनको आपस में जब मिलाते हैं 2, 3, 4, 10 जितने भी आपने ये अल्फाबेट्स को आपस में मिलाते हैं तो कुछ आपके पास इनकी नई शक्ल बनती है। वो शक्ल 2 तरह की होती है, या तो वो आपके पास वर्ड बन जाएगा या आपके पास रबिश बन जाएगा। वर्ड वो होता है जो आप 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स को आपस में मिलाएं, जैसे यूनियन, एप्पल, आंट, फैन, नाउन, जिसकी कोई ना कोई जनाब रीजनेबल वर्ड बन जाए, जिसका कोई मतलब समझ आए, जिसकी कोई रीजन समझ आए, ठीक है जी। तो वो आपके पास वर्ड बन जाता है। और ऐसा इकट्ठा आप कर दें, ऐसे आप अल्फाबेट्स को इकट्ठा कर दें 2-3 को जिनका कोई मतलब सेंस ना बन रही हो, उसको हम कहते हैं रबिश। और उसको हम उर्दू में कहते हैं मुखमल, ठीक है जी। उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं जी, मुहमल कहते हैं, ठीक है। बेमानी अल्फाज को जिसको हम कहते हैं मुखमल, ठीक है जी, इसको हम मुखमल कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं रबिश, ठीक है जी। और अगर 2 या 2 से ज्यादा अल्फाबेट्स हम आपस में मिलाते हैं और इनका कोई ना कोई सेंस बनती है, कोई उसका माना बनता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वर्ड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं जी, वर्ड कहते हैं। अब जब आप वर्ड से आगे देखिए ना, हमने अल्फाबेट से काम स्टार्ट किया, एक स्टोरी की तरह आपने याद करना है। अल्फाबेट से स्टार्ट किया, अब अल्फाबेट्स को हमने आपस में मिलाया, तो आप हमारे पास क्या बन गया, वर्ड बन गया। अब हम 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को इकट्ठा करेंगे। जब हम वर्ड्स को इकट्ठा करेंगे तो उसकी भी 2 टाइप्स बनेगी। अगर हम वर्ड को इकट्ठा करते हैं तो या तो वो फ्रेज बनेगा या वो क्लास बनेगा, मींस के अगर 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को हम इकट्ठा करें
और वो कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन दें, कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन दें। मीन के जो वो जो दो तीन लफ्ज इकट्ठे लिखे हो, उनसे कोई बात समझ आ रही हो, ठीक है जी, तो उसको हम उसको हम क्लास कहेंगे। अगर बात कंप्लीट समझ ना आ रही हो, उसको हम कहते हैं फ्रेज। इसके एक और बात भी है कि अगर सब्जेक्ट और अब जो वर्ब इकट्ठे आ जाएं, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इकट्ठे आ जाए, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आ जाए, उसको हम कहेंगे जी क्लास कहेंगे। अगर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा तो उसको हम फ्रेज कहेंगे। फ्रेज, फ्रेज और क्लास में आपने समझ लेना, ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है वो, ठीक है जी। अब फ्रेज क्या है? दो या दो से ज्यादा वर्ड्स आपने इकट्ठे करने हैं, और वो वर्ड्स इकट्ठे आप एक लाइन में जब लिखते हैं तो उनमें या तो वो कोई उसमें सब्जेक्ट होगा या उसमें वर्ब होगा। मीन के सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, उसमें या तो सब्जेक्ट गायब होगा या उसमें वर्ब गायब होगा, तो उसको हम कहेंगे फ्रेज बन गया। ये क्या जी? फ्रेज है जी। इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, या तो सब्जेक्ट गायब होगा या वर्ब गायब होगा, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, तो आपके पास क्या होगा जी? आपके पास फ्रेज बनता है, फ्रेज। ठीक है, इट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ये कंप्लीट नहीं देता, ये आपके पास फ्रेज आ गया। उसके बाद आता है साउंड। साउंड आपके पास जो ना जी, जो 21 आपके पास जो कॉन्सोनेंट्स है ना, वो मिलकर 24 साउंड्स देते हैं, वो 24 साउंड देते हैं। और जो आपके पास जो ना जी, जो आपके पास है वेयर एज वाउल्स कैन प्रोड्यूस 20 डिफरेंट साउंड्स, और जो आपके पास वाउल्स हैं वो 20 साउंड्स वो जनाब दे सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि जो कॉन्सोनेंट्स कितनी साउंड्स देते हैं और जो वाउल्स हैं वो कितनी साउंड्स देते हैं। या वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स की टोटल साउंड्स कितनी है, तो वो 44 बन जाएगी, वो 44 बन जाएगी। 24 आपकी कॉन्सोनेंट्स की बन गई और 20 आपकी कितनी की बन गई? वाउल्स की बन गई। तो टोटल इसमें 44 आवाजें बनती हैं। 44 किस्म की आवाजें ये अल्फाबेट से हम इस्तेमाल करके हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी। समझ आएगी? जैसे आपके पास है ना, आप समझ रहे होंगे ये कैसे होगा, जैसे ए से अलिफ की आवाज आ रही है, बी से बे की आ रही है, सी से काफ की आ रही है, लेकिन सी से सिर्फ काफ की नहीं आती, सी को एच के साथ मिलाए तो चे की भी आवाज साथ आ जाती है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, टी आपके पास टे की आवाज दे रहा है, लेकिन टी को एच के साथ मिलाएं तो ये आपके पास थे की आवाज भी दे देता है, थे की आवाज भी दे देता है। मीन के इनको मुख्तलिफ अंदाज से जब आप मिलाते हैं आपस में तो इनकी आवाजें बदलती हैं। तो टोटल आवाजें जो इंग्लिश में है वो 44 बनती हैं, टोटल आवाजें 44 बनती हैं। इनमें 24 आपकी कॉन्सोनेंट्स की आवाजें हैं और 20 आपके पास वाउल्स की आवाजें हैं, वाउल्स की आवाजें हैं। तो ये साउंड्स के वाले से आपने बात याद कर लेनी, यहां से क्वेश्चन वो पूछता है। अगला क्वेश्चन है जी सिलेबल। सिलेबल के वाले से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने इसमें निशानी लगा लें। सिलेबल के वाले से, सिलेबल क्या है जी? जब आपने 2 या 3 से लेटर्स को आपस में मिलाना है, जब आपने 2, 4, 10 लेटर्स को आपस में मिलाना है, तो आप क्या वहां पे मुख्तलिफ साउंड्स पैदा होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लगा दिया कप, CUP कप, कप, ठीक है। अब देखें CUP कप, ठीक है जी। अब इसमें आपने देखना है कि आपके मुंह से आवाज कितनी दफा स्टाइल चेंज होता है, ठीक है जी। अब देखें एक और आपके पास है जी, ये आपके पास है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट है। या आपके पास है जी, ये जहां जो मैंने यहां पे एग्जांपल लिखी हुई है वो मैंने लिखी हुई है आपके पास कैटेगरी की, कैटेगरी, कैटेगरी, ठीक है जी। अब देखें कैटेगरी, अब देखें 3 तरह की आवाज आपके गले से निकली है, 3 तरह का उतार चढ़ाव आया है, ठीक है जी। ऐसी आवाज जो इंडिपेंडेंट एक मुकम्मल आवाज हो। अब इसमें कैटेगरी मीन्स के आपकी जुबान से कितनी दफा जो आवाज जो ना उसमें रुक के निकलती है, आपकी जुबान को कितनी दफा या आपके लिप्स को कितनी दफा जनाब किसी भी आवाज को मोड़ना पड़ता है, वो इसके सिलेबल कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सिलेबल कहलाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन वो क्या पूछेगा? क्वेश्चन तो या तो वो सिलेबल की आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा कि जनाब पूछेगा अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस सेपरेटली, ठीक है जी। ये जो वर्ड है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वर्ड है, ये कैटेगरी की हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो कैटेगरी में आपके पास इस वर्ड में वो ऐसे हिस्से जो अलग-अलग अपनी आवाज अपनी शनाख्त रखते हैं। CAT कैट की अलग शनाख्त मौजूद है, TET कैट और गरी की अलग है, ठीक है। इसमें 3 तरह की आवाजें इकट्ठी होकर कैटेगरी बन रहा है, ठीक है जी। कैटेगरी, कैटेगरी, ठीक है। तो जो पूछेगा बताएं जी ये आपके पास जो लफ्ज लिखा हुआ है इसमें कितने सिलेबल हैं, ठीक है। इसमें कितनी तरह की आपके पास कट लगते हैं आवाज में, तो ये इसमें 3 सिलेबल हैं। कैटेगरी में 3 सिलेबल हैं कि जैसे इंडिपेंडेंट, 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 इंडिपेंडेंट। अब इसमें 4 सिलेबल आ गए।
इसमें 4 सिलेबल आ गए। मीन के कितनी दफा आवाज में कट लग के नई आवाज आगे शुरू होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं जी, इसको सिलेबल कहते हैं। आमतौर पे सिलेबल को आप बच्चे क्या करते हैं जी, वोल्स की तादाद के साथ याद कर लेते हैं। जैसे वो कहते हैं जी, ये आपके पास जो ना ये CUP कप, इसमें एक वोल लगा हुआ तो इसका एक ही सिलेबल है। फिर वो कहता है जी आपके पास है जी, ये जैसे ये कैटेगरी था CATGORY, तो CA और OE और O कैटेगरी, जो 3 इसमें वाउल्स आए तो इसमें तीन इसमें सिलेबल होंगे। ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये जनरल रूल नहीं है, ये जनरल रूल नहीं है। बाज़ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आपके पास वाउल्स की तादाद और सिलेबल की तादाद आपस में ये मुख्तलिफ होती है, ठीक है जी। आमतौर पर होता यही है कि आप वाउल्स को अंदर से तादाद काउंट कर लें तो आपको कैसे लगता है, ठीक है जी। जैसे ये आपके पास है ना जी, मैं कहता ये लिखा था चीप, CHEAP चीप। अब E और A आपके पास है ना जी, ये आपके पास 2 इसमें वाउल्स आ गए हैं, लेकिन इसमें सिलेबल एक ही है, चीप चीप, ठीक है, एक ही इसमें आवाज आ रही है, ठीक है जी। तो इसमें आपके पास है, तो इसमें आपने सिर्फ ये देखना होता है कि आप जब आप वर्ड्स को बोल रहे हैं तो उसमें कितनी दफा आपकी आवाज में कट लग रहा है, ठीक है। तो आपके सिलेबल होता है, सिलेबल के वाला से क्वेश्चन वो पेपर में पूछता है। उसके बाद ये बात क्लियर होगी जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी ये फ्रेज एंड क्लास, ये फ्रेज एंड क्लास के वाले से क्वेश्चन पूछता है जी, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, सबसे पहले हमने बात की थी अल्फाबेट से, स्टार्ट की थी अल्फाबेट से। जब अल्फाबेट्स को आपस में मिलाया तो वहां तो या तो रबिश निकलेगा, मीन के ऐसी को फजूल सा वर्ड बन जाएगा जिसका कोई मानी नजर नहीं आएगा, या वो कोई बामानी वर्ड बन जाएगा जिसका कोई मानी को मंतक आपको समझ आ रही होगी, वो आपका वर्ड बन जाएगा। अब ये जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स को हम 2-3 वर्ड को जब आपस में मिलाते हैं, जो हम इनको इकट्ठा करते हैं, तो फिर ये जो वो आपके पास लाइन बनती है, वो लाइन या तो कोई सेंसेबल बनेगी जिसकी कोई सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्लीट देगी, या वो अनकंप्लीट इंफॉर्मेशन की लाइन बन जाएगी। अगर वो कंप्लीट बनेगी उसको हम क्लास कहेंगे, अगर वो कंप्लीट नहीं बनेगी उसको हम फ्रेज कह देंगे, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। या असल इसमें जो बात याद करने वाली है वो यही होती है कि फ्रेज और क्लास में फर्क ये होता है जी, जो फ्रेज होता है उसमें वर्ड आपने 2, 4, 10 लिखे हैं, लेकिन उसमें या तो वो सारे के सारे उसमें सब्जेक्ट्स होंगे, वर्ब मौजूद नहीं होगा, या उसमें वर्ब होगा, सब्जेक्ट उसमें मौजूद नहीं होगा। एक चीज होगी, सब्जेक्ट और वर्ब में से दोनों चीजें इकट्ठी नहीं आएंगी, वो फ्रेज कहलाता है। और क्लास वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं, इकट्ठे मौजूद होते हैं, ठीक है जी। सेंस और कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वाली बात जो है ना, वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन उसको अपने बाय रूल याद नहीं करना। बाय रूल सिर्फ हमने यही बात याद करनी है कि फ्रेज में हमारे पास क्या होता है जी, फॉल्ट होता है। किस चीज का फॉल्ट होता है, या तो सब्जेक्ट उसमें गायब होता है या उसमें वर्ब उसमें गायब होता है, उसमें दोनों चीजें इकट्ठी नहीं होती। लेकिन जो क्लास है ना, क्लास में किसी किस्म की एक पूरी क्लास होती है, इसमें आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल पढ़ दें तो आपको समझ आ जाएगी। फ्रेज की एग्जांपल आती, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखें ये जो मैंने बोल्ड किया हुआ है ना, ये जो मैं बोल्ड किया हुआ है, ये आपके पास एक क्लास है। देखें ये तो पूरा आपके पास सेंटेंस है ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। लेकिन इसमें ये जो पहले वाला, इसको हम खत्म करते हैं, पहले वाले को खत्म कर, सिर्फ लिखा हो इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। अब देखें यहां पे ये 1, 2, 3 वर्ड्स तो आपने लिखे हुए हैं, तीनों वर्ड्स को आपने इकट्ठा भी किया हुआ है, लेकिन इसमें कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन आपको नजर नहीं आ रही। कोई इंफॉर्मेशन इन द ईस्ट क्या जी, कौन, किसको, किसकी बात हो रही है, ठीक है। इसमें आपके पास सब्जेक्ट आपका गायब है, सब्जेक्ट आपका गायब है, ठीक है जी, क्लियर होगी। या यहां पे लिखा हो ना जी, जो ना राइजेस इन द ईस्ट, ये राइजेस इन द ईस्ट ऐसा भी लिखा हो तो राइजेस इन द ईस्ट, फिर भी इसमें भी जो जनाब तुलू हो रहा है मशरक से, कौन तुलू हो रहा है उसकी बात, यहां पे सब्जेक्ट यहां पे गायब है। तो यहां पे क्या, ये आपके पास फ्रेज है, ये आपके पास क्या जी, फ्रेज है, ठीक है जी। इस फ्रेज में या तो सब्जेक्ट गायब होता है, या फिर उसमें क्या होता है जी, उसमें आपके पास है, उसमें वर्ब गायब होता है। अगला इसका एग्जांपल है जी, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल। अब सेट ऑन द वॉल जो ना, ये आपके पास क्या है, सेट ऑन द वॉल। अब ये जो दीवार के ऊपर बैठा हुआ है, जो दीवार के ऊपर बैठे हुए हैं, उसमें कौन बैठे हुए हैं वो हमारे पास यहां पे मौजूद नहीं है, ठीक है जी। बैठे हुए नजर आ रहा है, लेकिन कौन बैठा हुआ है, वो सब्जेक्ट इसमें गायब है, ये आपके पास फ्रेज है, ये आपके पास फ्रेज है। उसके बाद आपके पास है जी, दे केम अगेंस्ट टू माई डोर, तो दे केम अगेन टू माई डोर, ठीक है जी। तो आपके पास है ना टू माई डोर, टू माई डोर। अब देखें माई डोर क्या जी, माई डोर एक आपके पास क्या जी, ये नाउन है, ठीक है जी, इसको आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें वर्ब मौजूद नहीं है, इसमें वर्ब मौजूद नहीं है। तो फ्रेज आपके पास अल्फाज का ऐसा इकट्ठ होता है, अपने वर्ड्स को एक ऐसा मिलाकर लिखा होता है जिसमें आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में से कोई एक चीज गायब होती है, उसको हम कहते हैं जी फ्रेज कहते हैं। उसके बाद आपके पास है क्लास। क्लास में आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज मौजूद होती है,
सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीजें मौजूद होती हैं, उसको हम कहते हैं जी क्लास। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नीचे इसकी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बताऊंगा, थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेगी, नीचे मैंने इसको कंप्लीट इसको थोड़ा सा डिटेल से लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में जो ना, प्रेडिकेट में आपके पास थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नीचे। यहाँ पे सिर्फ आपने ये बात याद करनी है, ये जो क्लास है ना जी, क्लास आपके पास वर्ड्स को आपने इस तरीके से इकट्ठा करना है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हो। वर्ड्स को आपने एक ऐसा इकट्ठा करना है कि उसमें आपने आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं। उसमें आपके पास क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आपके पास मौजूद है, आपके पास क्लास होता है। अब क्लास में आपके पास क्या है जी, क्लास की भी आपके पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं। उसमें आपके पास एक आपके पास जो ना जी, ये जो आपके पास क्लास की टाइप्स हैं और कुछ फ्रेज की भी टाइप्स हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले आपने फ्रेज और क्लास की डेफिनेशन आप क्लियर कर ली, ठीक है जी। जब आप उसकी डेफिनेशन दोनों की क्लियर हो जाएगी, उसके बाद फिर दोनों की टाइप्स आपने याद करनी है। दोनों की टाइप्स, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, फ्रेज की टाइप्स, क्लास की टाइप्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच वो सारे आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो आपने उसके बाद हम याद करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेज। फ्रेज की टाइप्स कौन सी हैं? सबसे पहले नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या है जी, वी होप टू विन द फर्स्ट प्राइज। क्या मतलब है कि नाउन फ्रेज ऐसा फ्रेज है जिसमें आपके पास सब्जेक्ट तो मौजूद होगा लेकिन वर्ब मौजूद नहीं होगा, वो आपके पास नाउन फ्रेज है। नाउन मतलब कि किसी चीज का नाम होता है ना जी, ठीक है जी। तो कोई ना कोई नाम जो होता है वो आपके पास सब्जेक्ट ही आमतौर पर होता है, क्योंकि हमने फ्रेज को सिर्फ एक ही निशानी याद की है कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में से कोई एक चीज गायब होती है, ठीक है। तो अगर वर्ब गायब हो, सिर्फ सब्जेक्ट मौजूद हो, तो उसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। नाउन का मतलब होता है किसी चीज का नाम। जब किसी चीज का नाम मौजूद होगा लेकिन उसका काम मौजूद नहीं होगा, उसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज, उसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज। इसी तरह का जो आपके पास है जी, नेक्स्ट इसकी टाइप जो बनती है फ्रेज के वाले से, ठीक है जी, वो आपके पास इसकी एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा, मैंने लिखी हुई है। उसके बाद आपका पता है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है जी, एडजेक्टिव फ्रेज है जी, एन एडजेक्टिव फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। एग्जांपल इसमें क्या है जी, अ शर्ट ऑफ अ पिंक कलर, अ शर्ट ऑफ पिंक कलर। अब देखें ये आपके पास है ना जी, ये शर्ट है और शर्ट की खूबी साथ लिखी हुई है, इसमें वर्ब यहां पे गायब है, वर्ब यहां पे गायब है। ये एडजेक्टिव फ्रेज में आपने एक बात याद करनी है, ये जो एडजेक्टिव होता है ना जी, एडजेक्टिव होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। एडजेक्टिव खूबी होती है किसी नाउन की, एडजेक्टिव खूबी होती है किसी नाउन की, किसी नाम की। जब आपने उसकी तारीफ में इजाफा करना होता है, किसी भी क्वालिटी में उसको आपने उसको फायदा करना हो या उसको डिग्रेड करना हो, इज्जत करनी हो या बेइज्जती, वो अलग बात है, लेकिन किसी भी चीज की क्वालिटी में इजाफा जो होता है वो आपकी एडजेक्टिव होती है, ठीक है जी। और ये जो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव आपका नाउन के लिए होता है, एडजेक्टिव आपका नाउन के लिए होता है। तो फिर इसका मतलब है कि ऐसा आपके पास फ्रेज जिसमें आपके पास कोई नाउन होगा और साथ उसकी खूबी भी लिखी हुई होगी, लेकिन उसका वर्ब जो है वो गायब होगा, वर्ब उसमें गायब होगा। अब यहां पे नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज में क्या फर्क है? नाउन फ्रेज में आपके पास सिर्फ एक नाउन होता है, उसमें उसका जो ना काम गायब होता है, मीन के नाम मौजूद होता है लेकिन काम गायब होता है, वो आपके पास नाउन फ्रेज हो गया। लेकिन एक ऐसा फ्रेज जिसमें नाम भी मौजूद है, नाम की खूबियां भी मौजूद हैं, ठीक है जी, लेकिन उसका काम गायब है, तो वो आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज बन गया, वो आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। ऐसा फ्रेज जिसमें नाम भी मौजूद है, नाम की खूबियां भी मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन उसका काम मौजूद नहीं है, उसका काम मौजूद नहीं है उस लाइन में, उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है जी। आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट, फेस विद अ स्माइल ऑन इट, फेस विद स्माइल ऑन इट, इसमें आपके पास क्या है जी? स्माइल ऑन इट आपके पास एडजेक्टिव है, फेस आपके पास यहां पे आपके पास क्या है जी? ये आपके पास आप ये नाउन है, ठीक है जी, कुछ सब्जेक्ट है तो उसकी साथ उसकी तारीफ भी लिखी हुई है, तो इसमें उसका काम मौजूद नहीं है, उसमें काम आई लाइक टू सी ये इसमें मौजूद ना हो, तो आपके पास ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा, ये आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। लेकिन अगर आप ये पीछे वाला सारा इसमें ऐड कर लेंगे तो फिर आपके पास ये कंप्लीट आपके पास एक सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है जी। तो फ्रेज सेंटेंस नहीं होता, फ्रेज क्या होता है जी? वो आपके पास फ्रेज में आपने जो ना अनकंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, उसमें या तो सब्जेक्ट गायब होता है या उसमें वर्ब गायब होता है। उसके बाद अगले पास है एडवर्ब फ्रेज। अब एडवर्ब आपको पता है, जो एडवर्ब होता है ना जी, एडवर्ब, ऐड होता है जी वर्ब में एडिशन, ऐड से एडिशन, वर्ब से काम, ठीक है जी। किसी काम की खूबसूरती को बयान किया हो, किसी भी सब्जेक्ट के काम के अंदर जो इजाफा होता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब फ्रेज कौन सा होगा कि कोई बंदा जो होगा ना, उसका नाम तो गायब होगा लेकिन काम भी मौजूद होगा और काम की खूबियां भी मौजूद होंगी, उसको हम कहेंगे एडवर्ब फ्रेज,
एडवर्ब फ्रेज। तो फ्रेज की बिल्कुल कहानी सिंपल सी है कि आपके पास है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन आपने याद कर ली कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं होता, या तो सब्जेक्ट आपके पास गायब होता है या वर्ब आपके पास गायब होता है। उसके बाद यह है कि अगर सिर्फ सब्जेक्ट मौजूद हो और काम उसका गायब हो, नाम मौजूद हो काम गायब हो, तो आपके पास अगर नाउन फ्रेज। अगर आपके पास सिर्फ काम मौजूद हो सब्जेक्ट मौजूद ना हो, वो आपके पास क्या, वर्ब फ्रेज। अगर आपके पास सब्जेक्ट मौजूद है और साथ उसकी क्वालिटी भी मौजूद है तो उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। और अगर आपके पास काम मौजूद है और काम की खूबियां भी साथ मौजूद है तो उसका नाम आपके पास गायब है तो उसको हम कहेंगे एडवर्ब फ्रेज। तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी स्टोरी है। फ्रेज के वाले से अगर आपने अच्छे तरीके से उसको सुना है तो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं है तो दोबारा लेक्चर को पीछे करके फिर सुन लें, 2 4 10 दफा 50 दफा सुने, इंशाल्लाह ताला आपको कहानी समझ आ जाएगी। ठीक है जी, ये फ्रेज वाला काम आपके पास हो गया। उसके बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या जी, प्रेपोजिशन आपके पास पता प्री पोजिशन से निकला प्रेपोजिशन। इसको हम इंशाल्लाह ताला प्रेपोजिशन, ये एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह सारे हैं, इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे जाके वहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी। लेकिन यहां पर थोड़ा आपको टच दे दूं तो प्रेपोजिशन होता है प्री पोजिशन। प्री पोजिशन कहते हैं, प्री कहते हैं पहले को, पोजीशन कहते हैं जी पोजीशन को। ठीक है जी, किसी भी चीज की जो पोजीशन होती है, जो भी उसकी जगह होती है उससे पहले। और पोजीशन किसकी होती है, सब्जेक्ट की हमेशा होती है, सब्जेक्ट की होती है पोजीशन। ठीक है, मींस के जो आपके पास प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन हमारा हमेशा सब्जेक्ट से पहले, नाउन से पहले आती है। असल बात ये है, नाउन से पहले आती है। जो प्रेपोजिशन होती है वो आपके पास नाउन से पहले आती है। अब नाउन आपके पास क्या, सब्जेक्ट है। हमने फ्रेज में सिर्फ एक ही बात याद की है, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब की ही कहानी आपने याद किया। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में से कोई एक चीज गायब होगी, अब देखें, अब हमने बात की नाउन फ्रेज की, तो नाउन में आपके पास नाउन तो हमेशा होता ही सब्जेक्ट है। नाउन सब्जेक्ट को ही कहते हैं ना जी, कि सब्जेक्ट नाउन का ही बनता है। इसका मतलब है इसमें वर्ब हमारा गायब होगा। फिर हमने पढ़ा वर्ब फ्रेज का। अब वर्ब फ्रेज में आपको पता है वर्ब जो होती है वो वर्ब होती है, नाउन तो नहीं बन सकती। इसका मतलब है यहां पे नाउन जो है वो गायब होगा। फिर हमने पढ़ा जी एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव हमें हमेशा पता है, जो एडजेक्टिव होता है, जो खूबी होती है वो किसी नाउन की होती है, वो किसी सब्जेक्ट की खूबी होती है। इसका मतलब है यहां पे सब्जेक्ट मौजूद होगा लेकिन वर्ब यहां पे मौजूद नहीं होगी, सब्जेक्ट के साथ उसकी खूबी भी मौजूद होगी। फिर हमने पढ़ा जी एडवर्ब का मतलब होता है वर्ब के में एडिशन। मीन के इसमें वर्ब भी मौजूद होगी, वर्ब की क्वालिटी भी मौजूद होगी, लेकिन सब्जेक्ट इसमें गायब होगा। फिर आपके पास है प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज यह है कि प्रेपोजिशन हमेशा आपके नाउन के साथ आती है, नाउन की पोजीशन से पहले। इन, एन, ऑन, टू वगैरह, फ्रॉम, बाय, ये आपकी प्रेपोजिशन होती हैं। अब प्रेपोजिशन आपको पता है कि आपके नाउन से पहले आती है। ठीक है जी, इसका मतलब है प्रेपोजिशनल फ्रेज में आपके पास प्रेपोजिशन भी मौजूद होगी, आपका नाउन भी मौजूद होगा, लेकिन इसमें वर्ब गायब होगी, वर्ब इसमें गायब होगी। तो ये आपका हो गया जी प्रेपोजिशनल फ्रेज। आपके पास क्या जी, इसको हम कहेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है जी, प्रेपोजिशनल फ्रेज इज दैट ऑफ ग्रुप व्हिच कंसिस्ट ऑफ प्रेपोजिशन एंड नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज मींस कि ऐसा फ्रेज जिसमें नाउन तो मौजूद है लेकिन वर्ब मौजूद नहीं है, और नाउन फ्रेज के पीछे आपके पास कोई प्रेपोजिशन भी साथ ऐड है, कोई साथ उसमें प्रेपोजिशन भी ऐड है, तो इसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कह लेंगे, उसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास जो प्रेपोजिशन मौजूद हो, आपके पास प्रेपोजिशन मौजूद हो और प्रेपोजिशन के साथ आपके पास आगे वर्ब हो। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब आप जो प्रेपोजिशन होती है वो हमेशा नाउन से पहले आती है, वर्ब से पहले नहीं आती। जो वर्ब से पहले आती है वो आपकी कंजंक्शन होती है, वो आपकी प्रेपोजिशन नहीं होती। ठीक है जी, तो ये कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन वगैरह पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाके पढ़ेंगे। यहां पे सिर्फ आपने ये बात याद करनी है, जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव आप उसका ताल्लुक नाउन के साथ है, एडवर्ब का ताल्लुक आपका वर्ब के साथ है, प्रेपोजिशन का ताल्लुक भी आपका नाउन के साथ है। तो जब जिसका ताल्लुक जिसके साथ होगा वो उसी के साथ आएगा, जब वो उसके साथ आएगा तो फ्रेज की आपको टाइप की समझ आ जाएगी। फ्रेज में सिर्फ दो ही चीजें आपने याद करनी है, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट गायब होगा या आपके पास वर्ब गायब होगी, या तो सब्जेक्ट गायब होगा या फिर वर्ब गायब होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रेज का क्लियर समझ आ गई होगी। उसके बाद आपके पास है टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लास की टाइप्स कौन कौन सी हैं? क्लास की टाइप्स आपने याद करनी है जी। एक आपके पास है नाउन क्लास। नाउन क्लास क्या जी? A noun class is a group of words that consist of a subject and predicate of its own and function as a noun। अब इसमें क्या जी, अब प्रेडिकेट की बात पहले समझ लें। ठीक है जी, प्रेडिकेट की बात समझ लें, ये थोड़ा सा नीचे आपको लाना पड़ेगा तो कि आके आपको थोड़ा सा पहले आप प्रेडिकेट समझ लें। ठीक है जी, प्रेडिकेट क्या जी? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस में ना दो चीजें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट,
एक सब्जेक्ट होता है, कोई भी बंदा कोई भी चीज, ठीक है जी, उसके वाले से, और साथ उसके वाले से उसकी कोई एक्सप्लेनेशन होती है। एक बंदा है फॉर एग्जाम्पल कहता है जी वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो खा रहा है, वो सो रहा है, वो जाता होगा, वो आता होगा, वो पढ़ता होगा, वो पढ़ता था, वो आता था, वो जाता, मीन्स के किसी बंदे के वाले से है। असलम आता है, अकरम आता है, या जो ना आयशा स्कूल जाती है, सलमा खाना पकाती है, ठीक है। मीन्स के किसी भी सेंटेंस में एक तो सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है, जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो आपका सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जा रही होती है वो आपका प्रेडिकेट होता है, वो आपका प्रेडिकेट होता है, ठीक है जी। मीन्स के जिस बंदे के वाले से बात की जा रही है वो आपका सब्जेक्ट है, और जो बात की जा रही है वो बात जो है वो आपकी प्रेडिकेट है। वो क्या है जी, आपकी प्रेडिकेट है। वो क्या है जी, आपके पास प्रेडिकेट है। वो प्रेडिकेट में वर्ब भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोवर्ब भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मीन्स के प्रेडिकेट में सब्जेक्ट के अलावा बाकी हर चीज आ सकती है, सब्जेक्ट के अलावा बाकी हर चीज आ सकती है, ठीक है जी। तो ये आपके पास प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के वजह से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब क्लास की बात करते हैं जी, टाइप्स ऑफ क्लॉज। अब टाइप्स ऑफ क्लॉज में क्या जी, क्लॉज में आपके पास क्या होगा, नाउन भी होगा, ठीक है जी, और नाउन के साथ कुछ और भी चीजें भी इसमें ऐड होंगी। नाउन भी होगा और उसमें, और या यूं समझ ले सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होंगे, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होंगे। इसमें क्या होगा देखें जी, a noun class, a group of words that contain the subject and predicate of its own and function as a noun। क्या मतलब है कि ऐसा आपके पास एक लाइन है, एक ऐसी लाइन है उसमें 2 4 10 लफ्ज लिखे हुए हैं, 2 4 10 वर्ड्स लिखे हुए हैं। उन वर्ड्स में एक तो आपके पास सब्जेक्ट होगा, एक आपका सब्जेक्ट होगा, और एक उसी सब्जेक्ट के ही रिलेटेड चीजें होंगी, उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड ही चीजें होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जी, आई फियर डैड आई शैल फेल, आई शैल फेल। अब आई अपने बारे में, और शैल फेल मैं ही फेल हूंगा खुदा न खास्ता, या यहां पे मुझे ये पास लिखना चाहिए था, ठीक है, ये मैं नेक्स्ट इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, ये बुरी बात बोलनी भी नहीं चाहिए। तो आई शैल पास, आई शैल पास। अब देखें आई शैल मेरे पास वर्ब आ गया, ठीक है, और पास मेरे पास क्या आ गया जी, ठीक है, ये मेरी ही बात हो रही है, जो सब्जेक्ट था उसी की ही बात हो रही है, ठीक है जी। तो एक सब्जेक्ट और उसी का ही प्रेडिकेट उसमें मौजूद है, उसको हम कहेंगे जी नाउन क्लॉज। उसको हम क्या कहेंगे जी, नाउन क्लॉज कहेंगे, नाउन क्लॉज। यू डू नॉट नो व्हाट ही वांट्स, व्हाट ही वांट्स, जो बंदा है उसी के रिलेटेड ही बात भी हो रही है, साथ उसकी वर्ब भी उसमें मौजूद है। यही हमने बात पढ़ी थी ना जी। फ्रेज ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, और आपके पास क्लॉज ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद होता है, ठीक है जी। तो ये आपके अगर सब्जेक्ट और उसी के ही रिलेटेड बात हो रही हो, ठीक है जी, उसको हम क्या कहें जी, उसको हम कहते हैं जी नाउन क्लॉज। उसको हम क्या कहते हैं जी, नाउन क्लॉज। इसकी एग्जांपल्स पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपके पास एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है जी, an adjective clause a group of words that contain the subject and a predicate of its own and function as adjective। as adjective means के एक नाउन होगा, नाउन के आगे जो उसका प्रेडिकेट होगा ना जी, उसमें वर्ब भी होगी और साथ उसमें उस बंदे की खूबियां भी लिखी हुई होंगी, उसमें एडजेक्टिव भी मौजूद होगा, वर्ब में उसकी खूबियां भी बयान की गई होंगी उसी बंदे की। क्या जी, आई नो द प्लेस वेयर दे लिव, आई नो द प्लेस वेयर दे लिव, ठीक है ना, उस प्लेस की बात हो रही है जहां पे वो रह रहे हैं, उस प्लेस की बात हो रही है जहां पे वो रह रहे हैं। तो आप प्लेस कौन सी प्लेस है, प्लेस की खूबी ये है कि वहां पे वो जो पर्टिकुलर बंदे हैं वो वहां पे रहते हैं। तो ये आपके पास आ गया जी एडजेक्टिव क्लॉज आ गया, आपके पास क्या है जी, एडजेक्टिव क्लॉज आ गया। फिर एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या है जी, an adverb clause is a group of words that contain the subject and predicate of its own and function as an adverb। एन एडवर्ब मीन के जो प्रेडिकेट होगा उसमें सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो चीज आएगी वो वर्ब की जनाब क्वालिटी को एनहांस कर रही होगी, वर्ब की खूबियां बयान कर रही होगी, ठीक है। यहां पे बात क्लियर कर लें, आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन तो आना है क्लॉज में, ठीक है। अब इसके अलावा जो चीज आएगी ना वो क्लॉज की टाइप्स की जो ना वो फैसला करेगी। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया, ये क्लॉज बन गया।
अब क्लास के अंदर आगे अगर एडजेक्टिव लिखा हुआ है एडजेक्टिव क्लास बन गया, अगर एडवर्ब लिखा हुआ है एडवर्ब क्लास बन गया। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। मीन्स के आपके पास जो आपके पास क्लास है, क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आना है, और इसके अलावा जो चीज आएगी, अगर एडजेक्टिव आ गई तो एडजेक्टिव क्लास बन गया, एडवर्ब आ गई तो आपके पास एडवर्ब क्लास बन गया। ठीक है, अगर वर्ब की खूबसूरती या काम की जना क्वालिटी बयान की जा रही है तो एडवर्ब क्लास बन गया, अगर उसके प्रेडिकेट में उस बंदे की खूबियां बयान की जा रही हैं तो वो क्या हो जी, आपके पास वो एडजेक्टिव क्लास बन गया। ठीक है जी, तो आपको एडजेक्टिव क्लास और एडजेक्टिव फ्रेज में, एडवर्ब क्लास और एडवर्ब फ्रेज में क्लियर समझ आ जानी चाहिए। अब फ्रेज और क्लास में सिर्फ फर्क यही है, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं होता और क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद होता है। अगर हम बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की, तो एडजेक्टिव फ्रेज ऐसा फ्रेज है जिसमें आपके पास क्या होती है जी, उसमें वो आपके नाउन के साथ उसका एडजेक्टिव भी मौजूद होता है लेकिन उसमें वर्ब मौजूद नहीं होता, उसमें वर्ब मौजूद नहीं होता, एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। लेकिन अगर नाउन के साथ उसका वर्ब भी मौजूद हो और उसका एडजेक्टिव भी मौजूद हो तो फिर एडजेक्टिव क्लास बनेगा, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं रहेगा। ठीक है, ये दोनों सेम चीजें हैं, चीजें दोनों सेम है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन का फर्क है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं, साथ एडवर्ब आ गया तो आपके पास एडवर्ब क्लास बन गया। अगर इसमें आपके पास सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, सिर्फ वर्ब के साथ एडवर्ब आ गया तो आपके पास ये एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लास की समझ आ गई होगी। आगे आपके पास ना दो मेन टाइप्स है ना क्लास की, इसलिए कहानी आगे आपसे चलती है। ठीक है जी, आप कहानी को आगे हमने सेंटेंस पे लेके जाना है। हमने स्टार्ट किया था अल्फाबेट से, अल्फाबेट्स आपके पास 26 हैं। ठीक है जी, अब 26 अल्फाबेट्स में आपके पास इसकी दो टाइप्स हैं, 21 और 5। 21 आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं, 5 आपके पास वाउल्स हैं। ठीक है, थोड़ी सी आपको मैं रिवीजन साथ साथ करा दूं, आपने कहानी किस तरह से याद करनी है। जब आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे तो आपने या चलते फिरते सोते आपने चीजें याद करनी है, तो आप कैसे याद करेंगे। 26 लेटर्स हैं इंग्लिश के, 21 उसमें कॉन्सोनेंट्स हैं, 5 इसके वाउल्स हैं। आप 21 जो है ना वो मिलकर 24 आवाजें निकालते हैं और 5 मिलकर 20 आवाजें निकालते हैं। टोटल जो आपके पास 44 आवाजें बनती हैं इंग्लिश की, टोटल 44 आवाजें बनती हैं इंग्लिश की। अब उसके बाद अब ये जो आपके पास 26 लेटर्स है ना, जब हम लेटर्स को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास या तो रबिश बनता है या मेरे पास वर्ड बनता है। रबिश ऐसा इकट्ठ होता है, आपका ऐसा इकट्ठ होता है अल्फाबेट्स का कि जिसमें किसी किस्म की कोई सेंस नहीं बन रही होती, उसका कोई मान ही नजर नहीं आता, तो रबिश होता है। अगर हम दो या दो से ज्यादा लेटर्स को या अल्फाबेट्स को आपस में इस तरह से इकट्ठा करें, उनका कोई माना बन जाए, तो हमारे पास बन गया वर्ड बन गया। मेरे पास क्या बन गया, वर्ड बन गया। जब मैं वर्ड बनाता हूं, जब मैं वर्ड बना लेता हूं तो वर्ड के अंदर जितनी आवाजें आती हैं ना जी, वर्ड के अंदर जितनी आवाजें आती हैं, जितनी आवाजों में उतार चढ़ाव आता है, जितना आवाजों में कट लगते हैं, वो मेरे पास सिलेबल कहलाता है। वो मेरे पास सिलेबल कहलाता है। सिलेबल, सिलेबल, सिलेबल्स के वाले से क्वेश्चन आपने याद करना बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है बार बार। ठीक है जी, यह बात होगी। अब जब मैंने वर्ड बना लिया, अल्फाबेट्स में मैं चला था, फिर मैं वर्ड पे पहुंच गया हूं। अब वर्ड को मैं इकट्ठा करना शुरू कर दूंगा, अब मैं वर्ड को इकट्ठा करना शुरू कर दूंगा। ठीक है जी, जैसे कुछ आदमी थे, 2 4 10 आदमी मिलाकर एक फैमिली बन गई, फिर 2 4 10 फैमिलीज को मिलाकर आपने क्या कर दिया जी, आपने उसमें एक पूरा गांव बन गया। अब 2 4 10 गांव को मिलाएंगे तो एक टाउन बन जाएगा, 2 4 10 टाउन्स को मिलाएंगे आपके पास एक डिस्ट्रिक्ट या शहर बन जाएगा, 2 4 10 शहरों को मिलाएंगे एक डिवीजन बन जाएगी, 2 4 10 डिवीजनों को मिलाएंगे एक सूबा बन जाएगा, अब 2 4 सूबों को मिलाएंगे एक मुल्क बन जाएगा, मुल्कों को मिलाएंगे आपके पास एक बरे आजम बन जाएगा। ठीक है जी, और सारे बड़े आजमों को इकट्ठा करें तो आपके पास दुनिया बन जाएगी, पूरा एक आपके पास जो ना जी प्लेनेट बन जाएगा। पूरे प्लैनेट्स को इकट्ठा करेंगे सोलर सिस्टम बन जाएगा, सोलर सिस्टम को इकट्ठा करेंगे गैलेक्सी बन जाएगी। मींस के आपने इसको स्टार्ट से लेकर चलना है और इसमें चीज एक जगह पे इकट्ठे करते जाना है। तो इसी तरह एक तरतीब के साथ आप कड़ी के साथ कड़ी मिलाते जाएंगे, एक स्टोरी की तरह याद करते जाएंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने अल्फाबेट से स्टार्ट किया, वर्ड पे पहुंच गए हैं। ठीक है जी, अब वर्ड्स को 2 4 वर्ड्स को इकट्ठा करेंगे ना जी, 2 4 वर्ड्स को इकट्ठा करेंगे, या तो वो फ्रेज बनेगा या तो वो क्लास बनेगा। अब फ्रेज और क्लास में क्या फर्क है, फ्रेज में आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में से कोई एक चीज गायब होती है, कोई एक चीज गायब होती है। मीन के या तो नाम मौजूद होता है या उसका काम मौजूद होता है। नाम और काम दोनों इकट्ठे नहीं आते, लेकिन जो आपके पास क्लास है, क्लास में नाम भी मौजूद होता है और काम भी मौजूद होता है। ठीक है जी, नाम भी मौजूद होता है और काम भी मौजूद होता है, वो हम क्या, उसको हम क्लास कहेंगे। अब इसके अलावा जो है आपके पास नाम और काम की कहानी से थोड़ा सा आगे लेकर चलें
तो आपके पास नाम और काम के अलावा कौन कौन सी चीजें उसमें आ रही हैं? अगर उसमें एडवर्ब आ गया, एडवर्ब फ्रेज बन गया। इसमें एडवर्ब आ गया, एडवर्ब क्लास बन गया। इसमें एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। इसमें एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव क्लास बन गया। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब ये जो आपके पास क्लास है, ये जो आपके पास क्लास है, अब क्लास को जब मिलाएंगे हम, जब हम क्लास को मिलाएंगे तो आपके पास सेंटेंस बन जाएंगे, सेंटेंस बन जाएंगे। एक बात यहां पे एक और आपने क्लियर कर ली, जो चीज मानी होती है ना, बामानी चीज होती है, उसको आगे लेकर चलते हैं। जैसे हमने अल्फाबेट्स को मिलाया था, रबिश भी बना था और वर्ड भी बना था। रबिश वहीं पे खत्म हो गया, रबिश को आगे हमने यूज नहीं किया क्योंकि वो बेमानी था, वो कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था। इसमें किसी के उसको हमने उधर ही छोड़ दिया। सॉरी। और जो वर्ड है, वर्ड हमारे पास कोई बामानी चीज बन रही थी, उसको हम आगे लेकर चले, वर्ड मिलाए, उसमें आपके पास एक फ्रेज बना और एक आपके पास क्लॉज बना। अब फ्रेज आपके पास कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इसको हम इधर छोड़ा, आगे हम क्लॉज को लेकर चलेंगे। अब ये जो क्लॉज है ना जी, क्लॉज मिलेंगे तो आपके पास सेंटेंस बनेंगे, क्लॉज मिलेंगे तो आपके पास सेंटेंस बनेंगे। अब ये जो आपके पास क्लॉज है ना जी, क्लॉज की भी दो मेन टाइप्स हैं, एक आपके पास है डिपेंडेंट क्लॉज और एक आपके पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज वो है कि ऐसा क्लॉज जो कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं देता, मीन्स के नाम भी मौजूद है और काम भी मौजूद है, लेकिन फिर भी बात मुकम्मल नहीं हो रही, फिर भी बात मुकम्मल नहीं हो रही, तो आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है। और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि ऐसा क्लॉज है जिसमें नाम भी मौजूद है, काम भी मौजूद है और बात भी मुकम्मल हो रही है, बात भी मुकम्मल हो रही है, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया। अब जो आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इनको हम मिलाएंगे तो हमारे पास सेंटेंस की टाइप्स बनेगी। उनको हम कहेंगे जी, किसी को कंप्लेक्स सेंटेंस कहेंगे, किसी को कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, किसी को कंपाउंड कंप्लेक्स कहेंगे, किसी को कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। ये सारी की सारी स्टोरी यहीं से अब निकलेगी आगे। ठीक है जी, तो अब आप इसको अपने कड़ियां आपस में मिलाकर चलेंगे तो फटाफट आपको बात समझ आ जाएगी। लेकिन जब आप इसको डायरेक्ट इसको छोड़ छाड़ के याद करेंगे, रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, चीजें याद नहीं होंगी। ठीक है जी, अब हमने कर लिया जी, आपके पास है डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज वो है जी, आल्सो नोन एज सबऑर्डिनेट क्लॉज, डू नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट थॉट एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। दे आर यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लाइक बिकॉज, इन, ऑल्दो एटसेट्रा। मींस के ऐसा क्लॉज जिसमें बात मुकम्मल नहीं होती, बात मुकम्मल, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज उसको हम कहते हैं। ठीक है जी, जैसे बिकॉज इट्स रेनिंग, बिकॉज इट्स रेनिंग। अब देखें, इट्स रेनिंग, अब देखें रेन की भी बात आ गई और रेनिंग मीन के क्या काम हो रहा है वो भी आ रहा है, लेकिन आगे बात नहीं मुकम्मल हुई क्योंकि बारिश हो रही है। आगे क्या है जी, क्योंकि बारिश हो रही है, आगे कुछ बोलेंगे तो बात मुकम्मल होगी ना। जैसे मैं कहूंगी क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा, क्योंकि बारिश हो रही है मैं बाहर नहीं आ सकता, बात मुकम्मल हो जाएगी। मीन्स के इसको बात मुकम्मल करने के लिए आगे कुछ पढ़ना लिखना पड़ता है। आगे लिखा हुआ जी, वाइल यू आर स्लीपिंग, वाइल यू आर स्लीपिंग। अब देखिए यू भी आ गया, यहां पे सब्जेक्ट भी आ गया, स्लीपिंग यहां पे आपके पास वर्ब भी आ गया, लेकिन बात मुकम्मल नहीं हुई। जब आप सो रहे थे क्या हुआ था जी, हमें तो कोई पता नहीं है इससे पहले क्या बात की है या इससे आगे क्या करनी है। जब तुम सो रहे थे तो जनाब एरोप्लेन गुजर गया, जब तुम सो रहे थे आपकी फ्लाइट गुजर गई, आपका स्टॉप गुजर गया। जब तुम सो रहे थे जनाब आपको मिलने वाला आया था, जब तुम सो रहे थे तो पार्टी हो रही थी, जब तुम सो रहे थे फिल्म लगी हुई थी, मूवी हमने देख ली थी। मीन्स के जब तुम सो रहे, इसके आगे कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा, फिर बात ये मुकम्मल होगी। आपके पास है डिपेंडेंट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसा क्लॉज है जिसको स्टैंड बाय अलोन मुकम्मल सेंटेंस है वो। जैसे लिखा हुआ है जी, जॉन ईट्स एन एप्पल। अब जॉन जो है ना, जॉन की जगह यहां पे कोई अपना नाम लिख लें, यहां पे आपके पास जो है ना जी यहां पे आप जो है ना असलम लिख ले, अकरम लिख ले, आयशा लिख ले, सुंबल लिख ले, कोई भी अपने पास नाम लिख लें। ठीक है, वो जनाब वो एप्पल खाता है। अब देखें यहां पे कंप्लीट बात हो गई है, इसमें किसी किस्म की आगे बोलने की जरूरत नहीं है, बात मुकम्मल हो गई है। जो आप कहना चाह रहे हैं वो आप अपनी बात मुकम्मल कर रहे हैं। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये स्टैंड बाय अलोन, अकेला मुकम्मल फिक्रा होता है, मुकम्मल एक सेंटेंस होता है। ठीक है जी, तो वो पूछता है जी इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम सेंटेंस भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है जी,
अब सेंटेंस की टाइप्स हमने याद करनी है जी। सेंटेंस की टाइप, सेंटेंस की बात है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस में आपके पास दो चीजें होती हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है, और प्रेडिकेट वो होता है जो बात की जा रही होती है, जो बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है, और जो बात की जा रही है वो प्रेडिकेट है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है जैसे जॉन ईट्स एन एप्पल। जॉन यहां पे आपके पास क्या है जी, ये आपके पास सब्जेक्ट है, ईट्स एन एप्पल के मीन कि जॉन की बात हो रही है, और जॉन की क्या बात हो रही है, वो एप्पल खाता है, तो ये आपके पास ये प्रेडिकेट है उसका। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद हमने बोला टाइप्स ऑफ सेंटेंस सॉरी, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने याद करने हैं। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस में जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है ना, वो आपके पास तीन है। एक आपके पास है जी कंपाउंड सेंटेंस, एक आपके पास है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और एक आपके पास है जी कंडीशनल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इसके अंदर ही आ जाता है। ठीक है जी, ये तीनों टाइप्स आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। बाकी जो नीचे टाइप्स लिखी हुई है वो बिल्कुल बेसिक है, वो आपके पीपीएससी या एफपीएससी में या एनटीएस में नहीं आएंगी, वो बिल्कुल सिंपल है। वो इस लेवल पे बिल्कुल जीरो लेवल पे वो नहीं जाता। यहां से क्वेश्चन आपके, और लाजमी क्वेश्चन यहां से बनते हैं, लाजमी क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन यहां पे क्या है जी, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसमें फर्क सिर्फ पूछता है। इनकी सिर्फ वो डेफिनेशन आपसे पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछेगा। कंपाउंड सेंटेंस क्या है जी, अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लास, टू इंडिपेंडेंट क्लास। ऐसा सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास हो, मीन के इंडिपेंडेंट क्लास आपके पास होता है जो मुकम्मल एक सेंटेंस होता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें दो मुकम्मल सेंटेंस को आपने जोड़ा होता है, दो मुख्तलिफ मुकम्मल सेंटेंस को मिलाकर आपने इकट्ठा लिखा होता है, उसको हम कहते हैं जी कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, उसको हम क्या कहते हैं जी, कंपाउंड सेंटेंस। और ये जो दो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास होंगे, दो सेंटेंस होंगे, उनको आपस में कंजंक्शन के जरिए जोड़ा हुआ होगा। फॉर, एंड, नार, बट, आर, येट, सो, या उसमें सेमीकोलन वगैरह लगा के आपने दो सेंटेंस को इकट्ठा किया होता है, उसको हम कहते हैं जी आपके पास है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड का मतलब इकट्ठा करना होता है। जो साइंस वाले बच्चे हैं, केमिस्ट्री में कंपाउंड और मिक्सचर वो पढ़ा होगा। ठीक है जी, ये सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। अब एक एग्जांपल फिर मैं बता देता हूं आपको, कोई भी यहां पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है जी द स्काई इज क्लियर सो वी कैन गो फॉर अ पिकनिक। अब देखें, द स्काई इज क्लियर मुकम्मल सेंटेंस है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और मुकम्मल बात भी हो रही है। और आगे वी कैन गो फॉर अ पिकनिक, ये भी कंप्लीट एक सेंटेंस है। इसमें जनाब वी सब्जेक्ट भी मौजूद है, गो फॉर पिकनिक भी आपके पास पूरा, आपके पास वर्ब भी मौजूद हो रही है, बात भी मुकम्मल हो रही है। दोनों को सो के साथ आपने ऐड कर दिया, तो आपके पास दोनों को मिला के एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ये आपके पास बन गया कंपाउंड सेंटेंस। क्वेश्चन आपका पीपीएससी में ये आएगा कि जनाब एक सेंटेंस लिखा होगा, कहेगा बताएं ये सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है जी, तो ये आपने सिर्फ आपने ये बात क्लियर करनी है। अब आपने क्या करना है, अगर तो उसमें दोनों जो ना कंजंक्शन के आगे भी और पीछे भी मुकम्मल आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास हैं, दोनों मुकम्मल सेंटेंस लिखे हुए हैं, वो आपके पास कंपाउंड सेंटेंस है। और अगर आपका कंजंक्शन से पहले और बाद में एक तो इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट हो, मीन्स के एक मुकम्मल सेंटेंस हो और एक नामुकम्मल सेंटेंस लिखा हो, तो उसको हम कहते हैं जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसको हम कहते हैं जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये लगा जी अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन एटलीस्ट डिपेंडेंट क्लास। एक आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास होगा और एक आपके पास डिपेंडेंट क्लास होगा। एक मुकम्मल फिक्रा होगा और एक नामुकम्मल फिक्रा होगा, उसको हम कहते हैं जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जांपल देखें इसकी, बिकॉज इट वाज रेनिंग वी स्टेड इनडोर्स। बिकॉज क्योंकि, इट वाज रेनिंग क्योंकि बारिश हो रही थी, क्योंकि बारिश हो रही थी। जब देखें ये आपके पास इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बारिश हो रही थी। आप किसी भी बंदे को बात करें ना, कहें जी क्योंकि बारिश हो रही थी, तो वो आपकी बात सुन के अब अटेंटिव होगा कि इसके बाद क्या कहेगा। क्योंकि बारिश हो रही थी, अब वो बंदा सोचेगा हाँ भाई अगर बारिश हो रही थी तो क्या हुआ था, आगे भी बताओ ना। मीन्स के क्योंकि बारिश हो रही थी, ये मुकम्मल आपके पास सेंटेंस नहीं है। इसके बाद भी सुनने वाला बात कुछ आपसे सुनना चाह रहा है, आप बाद में आप कह रहे हैं जी वी स्टेड इनडोर्स, हम अंदर ही रहे, हम बाहर नहीं निकले। अब जब आप कहेंगे ना क्योंकि बारिश हो रही थी हम बाहर नहीं निकले, आगे वाला बंदा मुतमिन हो जाएगा इसकी बात मुकम्मल हो गई है।
वो उसकी अटेंटिवनेस खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। तो जब आपने दो किसी सेंटेंस में एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक आपके पास डिपेंडेंट होगा, एक मुकम्मल बात होगी, और एक इंडिपेंडेंट होगा, तो आपके पास उसको जब हम मिलाएंगे उसको हम कहेंगे कंप्लेक्स कंपाउंड, उसको हम कहेंगे कंप्लेक्स सेंटेंस सॉरी इसको हम कहेंगे कंप्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड में दोनों मुकम्मल फिक्रे हैं, दरमियान में कंजंक्शन लगा हुआ है, आपके पास हो गया कंपाउंड सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स में एक मुकम्मल है और एक नामुकम्मल है, उसको कंजंक्शन लगा हुआ है, उसको हम कहेंगे जी कंप्लेक्स सेंटेंस। और अब अगर आपके पास एक फिक्रा ऐसा आ जाए जिसमें आपके पास कंप्लेक्स भी मौजूद हो और कंपाउंड भी मौजूद हो, कंप्लेक्स भी मौजूद हो और कंपाउंड भी। अब ये क्या मतलब है, कंप्लेक्स और कंपाउंड मतलब कंपाउंड वो फिक्रा होता है जिसमें दो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास मौजूद होंगे, और कंपाउंड वो है जिसमें जो कंप्लेक्स वो है जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होगा। मींस के ऐसा सेंटेंस जिसमें दो डिपेंडेंट भी मौजूद हो और एक आपके पास इंडिपेंडेंट, दो आपके पास इंडिपेंडेंट मौजूद हो और एक डिपेंडेंट भी मौजूद हो। मींस के आपके पास एक कंप्लेक्स सेंटेंस भी मौजूद हो और एक कंपाउंड सेंटेंस भी मौजूद हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मेरे पास यहां पे मैंने लगाया एक डिपेंडेंट क्लास लगा दिया, उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंट क्लास लगा दिया, फिर मैंने इंडिपेंडेंट क्लास लगा दिया। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट क्लास। अब ये दो इंडिपेंडेंट क्लास और एक आपके पास डिपेंडेंट क्लास है। अगर मैं ये पहले दो को कंसीडर करूं तो ये मेरे पास क्या, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, तो ये मेरे पास बन गया कंप्लेक्स सेंटेंस। अगर मैं ये आखिरी दो को कंसीडर करूं तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं, तो ये मेरे पास बन गया जी कंपाउंड सेंटेंस। इसका अगर आप मैं तीनों को इकट्ठा कंसीडर करूं तो मेरे पास ये बन गया कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस। इसमें कंपाउंड भी मौजूद है और कंप्लेक्स भी मौजूद है। तो यहां तक ये बात सिर्फ आपने यही याद करनी है, ये कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस सारी एग्जांपल नीचे लिखी हुई हैं। ठीक है जी सारी की सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ठीक है जी, तो इनको एग्जांपल्स को आपने बार बार पढ़ना है, इनको क्लियर करना है। अगर कोई बात समझ ना आए तो आपने बार बार मुझे कॉल करके क्लियर कर लेनी है अपनी बात, ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है जी मैं एक एक करके एग्जांपल्स यहां पे इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिर अब टाइम वेस्ट करने का फायदा कोई नहीं है। ठीक है, एग्जांपल लिखी हुई, सिर्फ बात समझाना मकसद है। उसके बाद आपके पास आता है जी ये जो आपके पास कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस की आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, इसकी एग्जांपल्स पूछेगा, इसकी टाइप्स पूछेगा। जो जो क्वेश्चन आपका पीपीएससी में जिस तरीके से आना है वो आपको कवर करवा रहा हूं। ठीक है जी, कंप्लेक्स और कंपाउंड की डेफिनेशन पूछता है, उसमें किसी किस्म की वो एग्जांपल्स नहीं पूछता, लेकिन कंडीशनल में एग्जांपल्स पूछेगा, इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा। डेफिनेशन को यहां से डिलीट भी करना पड़े तो कर दें, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। ठीक है जी, कंडीशनल सेंटेंस is a type of sentence that express hypothetical situation or condition that must be met for something else to happen। क्या मतलब है इसमें आज जो कंडीशनल सेंटेंस है इसमें कोई मफरूजा टाइप चीज होती है, कोई हिपोथेटिकल सिचुएशन होती है जो अभी होना होती है, जो अभी होना होती है। ऐसी बात कर रहे होते हैं जो अभी हुई नहीं है, आगे जाके हुएगी या होने के इम्कानात हैं, जो होने के चांस हैं। ठीक है जी, वो बात की जा रही होती है, उसको हम कहते हैं जी कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस की आपके पास चार टाइप्स हैं। एक आपके पास है जीरो कंडीशनल, एक आपके पास फर्स्ट कंडीशनल, एक है सेकंड कंडीशनल और एक यहां पे थर्ड कंडीशनल। अब यहां पे बच्चे क्या करते हैं, ये जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल को याद कर लेते हैं और थर्ड कंडीशनल को ही माइंड में बिठा के जब वो पूछता है कि कंडीशनल सेंटेंस की कितनी टाइप्स हैं तो लिख देते हैं, तीन टाइप्स लिख देते हैं। तो थर्ड का मतलब थर्ड कंडीशनल है, इसका मतलब ये नहीं है कि टाइप्स तीन है, टाइप्स चार हैं, क्योंकि जीरो को भी साथ आपने ऐड करना होता है। ठीक है जी, ये बात क्लियर आपने कर लेनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी आपके पास इनके जो क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं। क्वेश्चन आपके पास जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल में ऐसा होता है जिसमें आपके पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक लॉज की बात कर रहा होता है ना जी, उसमें आपके पास क्या है जी, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉइल्स। अब क्या मतलब है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपने पानी को 100 डिग्री पे बॉयल जो अगर गर्म करना है उसने उबल जाना है, पानी ने उबल जाना है। ठीक है जी, समझ आ गई है। जीरो कंडीशनल में मीन के इसमें कोई किसी किस्म की कंडीशन नहीं होती, यह काम होना ही होना है, यह काम होना ही होना है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें किसी किस्म की कंडीशन आप चेंज नहीं कर सकते।
आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं पानी को फला कंडीशन के साथ लगाऊंगा तो वो 15 डिग्री पे उबल जाएगा। ऐसा नहीं है, पानी ने 100 डिग्री पे ही उबलना है। ठीक है जी। तो इसमें क्या है जी, इसका स्ट्रक्चर आपने समझना है। जो क्वेश्चन पेपर में पूछेगा, स्ट्रक्चर में आपके पास पीछे इफ लगा होगा, इफ लगा होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा और आगे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। क्वेश्चन जो आपसे पेपर में ये पूछेगा, वो क्या पूछेगा, इफ यू हीट वाटर टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको गायब कर देगा और उसको कहेगा इट बॉयल्स, इट बॉयल्ड, इट बॉइलिंग, इस तरह करके वो ऑप्शन बना देगा। तो आपने क्लियर कर लेना है कि आपके पास जो जीरो कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल में जनरल ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट्स होते हैं, उसमें पीछे भी प्रेजेंट सिंपल होता है और आगे भी प्रेजेंट सिंपल होता है। मीन्स के आपने कोमे से पहले भी प्रेजेंट सिंपल टेंस रखना होता है और उसके बाद में भी आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस ही रखना होता है। ठीक है जी। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपको पता है, उसमें आपके पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होता है अगर वो सिंगुलर है, अगर सिंगुलर नहीं है तो उसमें एस या एस का इजाफा नहीं होता, और साथ आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, इसमें किसी किस्म की कोई हेल्पिंग वर्ब आपके पास मौजूद नहीं होती है। ठीक है जी। तो ये आपने सिंपली क्या किया जी, इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो यू गेट ग्रीन। अब देखें, ब्लू और येलो को जब हम मिलाते हैं तो उसने ग्रीन होना ही होना है, ये आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यहां से ऑप्शन दे देगा, यू गेट ग्रीन, यू गाट ग्रीन, यू गाटन ग्रीन। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में जब आप कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे होते हैं तो पीछे भी आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनेट है या सिंपल प्रेजेंट है, तो आगे भी आपके पास सिंपल प्रेजेंट ही आना है। तो यू गेट आएगा, गाट गाटन नहीं आएगा। प्रेजेंट में आपके पास फर्स्ट फॉर्म ही आती है और यू के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता है। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट वगैरह टेंस तो आपको आते हैं, बिल्कुल बात बच्चों वाली है, वो भी आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट करवा दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में क्या है जी, इसका स्ट्रक्चर सिर्फ आपने देखना है। आपके पास है जी, इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, और आगे आपने विल लगाना है। विल के साथ आपने क्या क्या लगाना जी, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, विल के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अब यहां पे आपको कैसे पता चलेगा कि ऊपर भी सिंपल प्रेजेंट था और आगे भी मैंने प्रेजेंट लगा लिया, और नीचे कह रहा है जी इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट है और आगे आपके पास विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यही बात आपने याद करनी है कि जो आपके पास है, अगर तो वो फिक्र आपका जीरो कंडीशनल है, मीन के सिंपल प्रेजेंट टेंस है और उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ है, वो जीरो कंडीशनल है, उसके आगे भी आपने सिंपल प्रेजेंट ही रखना है, विल शेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। तो आपके पास हो गया सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। लेकिन अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो फिर आपने विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लिखा हुआ जी, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, अगर बारिश होती है, वी विल स्टे एट होम। अब ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि बारिश और हम घर पे ही रहें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बारिश होती है तो हम बाहर निकलते हैं नहाने के लिए, बारिश होती है तो हम बाहर निकलते हैं एंजॉय करने के लिए। तो ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है ना जी। तो फिर हम क्या करेंगे, वी के साथ विल स्टे एट होम लगाएंगे, वी विल स्टे एट होम। अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता फिर हमने विल नहीं लगाना था, जस्ट फर्स्ट फॉर्म लगा देनी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अब ये अगर आप सख्त मेहनत करते हो, अगर तुम सख्त मेहनत करते हो तो आप एग्जाम पास कर जाओगे। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि मेहनत करें तो पास हो जाता बंदा। अल्लाह की रहमत भी साथ शामिल होनी चाहिए, अल्लाह ताला की रजा, उसकी फजल भी साथ शामिल होना चाहिए। बड़े बड़े मैंने देखे हैं मेहनत करते हैं फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग हैं बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं फेल हो जाते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं पास हो जाते हैं। तो ऐसी इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ठीक है जी। लेकिन यह बात जरूरी है कि मेहनत के बगैर कामयाबी नहीं है, मेहनत के बगैर कामयाबी नहीं है। ठीक है। लेकिन मेहनत से ही कामयाबी है ऐसा भी नहीं है, अल्लाह की रहमत भी साथ शामिल होनी चाहिए। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो यह आपके पास हो गया जी फर्स्ट कंडीशनल। उसके बाद है सेकंड कंडीशनल। अब सेकंड कंडीशनल में क्या है जी, आपके पास सिंपल पास्ट होगा, पीछे
पीछे इफ के बाद आपके पास क्या होगा जी, आपके पास सिंपल पास्ट होगा, मीन के सेकंड फॉर्म होगी, वर्ब की आपके पास सेकंड फॉर्म होगी। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो आगे आपने क्या करना, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, वुड के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। वुड के साथ आपको पता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ठीक है जी। विल, शैल, वुड, कुड, मे, माइट, ये सारी आपके पास जो वर्ब्स होती है, जब करेक्ट यूज ऑफ वर्ब कराऊंगा तो ये सारी चीज आपको क्लियर करवा दूंगा। तो अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ आपको पास्ट इंडेफिनिट नजर आ जाए, यानी कि सेकंड फॉर्म नजर आ जाए, तो आगे आपने वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, ठीक है जी। वो आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकता है वो कि जनाब ये फॉर एग्जाम्पल इफ लगाए, ठीक है, ये वाला फिक्रा वो गायब कर देता है और आगे आपको वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म दे देता है, कहता है जी बताएं पीछे क्या आएगा। जब आपको वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आगे नजर आ गई तो पीछे आपने ऑटोमेटिक सेकंड फॉर्म लगा देनी है, आपके पास पास्ट इंडेफिनिट पीछे आना चाहिए, ठीक है। या वो क्या करेगा, इसके साथ यहां पे सेकेंडरी फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा देके बताएगा, पूछेगा आगे क्या आएगा, तो आगे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, आगे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद अगर थर्ड कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल में क्या है जी, थर्ड कंडीशनल में यह है कि पीछे आपको पास्ट परफेक्ट नजर आ जाए, मीन के हैड नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए, हैड नजर आ जाए, हैड नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए, हैड नजर आ जाए, तो आगे आप वुड के साथ हैव लगाएंगे, वुड के साथ हैव लगाएंगे, वुड के साथ हैव लगाएंगे। और हैव के आपको पता है हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ये तो आपको पहले ही पता है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या, ये कंडीशनल सेंटेंस की थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी बता दूं। तो कंडीशनल सेंटेंस में आपने क्या कुछ पढ़ा जी, कंडीशनल सेंटेंस में एक तो आपके पास जीरो कंडीशनल है, इसमें पीछे भी फर्स्ट फॉर्म आगे भी फर्स्ट फॉर्म, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर आपके पास है फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल में इधर आपके फर्स्ट फॉर्म है और आगे आपके पास विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन फर्क क्या है, ऊपर आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ है, नीचे आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, पीछे भी फर्स्ट फॉर्म आगे विल लगा के फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। और उसके बाद अगर पीछे आपको नजर आ जाए सेकंड फॉर्म, पीछे नजर आ जाए सेकंड फॉर्म, तो आगे आप वुड लगा के फर्स्ट फॉर्म, वुड लगा के फर्स्ट फॉर्म, वुड लगा के फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको पीछे आ जाए हैड नजर आ जाए, थर्ड फॉर्म नजर आ जाए, तो यहां पे वुड के साथ हैव लगा के थर्ड फॉर्म, वुड के साथ हैव लगा के थर्ड फॉर्म। ये चार चीजें आपने कंडीशनल सेंटेंस के वाले से क्लियर कर ली। मुझे उम्मीद है कि अब आपको कंडीशनल सेंटेंस की समझ आ गई होगी, ठीक है जी। स्टोरी थोड़ी सी आपको दोबारा मैं रिवाइज करा दूं। अल्फाबेट से स्टार्ट किया था, अल्फाबेट्स में आपने 21 और 5 का कॉम्बिनेशन याद किया था, 21 की 24 आवाजें, 5 की 20 आवाजें, टोटल 24 आवाजें आ गई। उसके बाद फिर लेटर्स को मिला के हमने वर्ड बनाया था, वर्ड अच्छा बना था, जिसकी सेंस आई थी, जिसकी सेंस नहीं आई थी वो रबिश बन गया था। अब वर्ड की आवाजें आई थी, उसको हम सिलेबल कहा था। अब वर्ड्स को मिला के हमने फ्रेज बनाए और क्लास बनाए। फ्रेज आपके पास अनकंप्लीट होता है, क्लास कंप्लीट होता है। अब क्लास है, फिर आगे हम चले क्लास, फिर आपने सेंटेंस बनाए। सेंटेंस में क्लास आपके पास डिपेंडेंट भी होता है और इंडिपेंडेंट भी होता है। अगर दो इंडिपेंडेंट मिला दें, दो मुकम्मल मिला दें, आपके पास कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। अगर एक मुकम्मल और एक नामुकम्मल हो, हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। अगर किसी सेंटेंस में 3 हिस्से आ जाएं और तीनों में आपके पास एक डिपेंडेंट हो, 2 इंडिपेंडेंट हो, वो आपके पास हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर 3 फिक्रे आ जाएं और तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट हो, तो वो आपके पास कंपाउंड सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स के बनाने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लास का होना जरूरी है। ये आपके पास हो गया जी कंप्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के वाले से बात होगी। फिर आपके पास आ गया कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में इफ लगा होता है या वेदर लगा होता है, उसमें अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगी, इधर फर्स्ट फॉर्म इधर फर्स्ट फॉर्म। अगर ये फर्स्ट फॉर्म है, आगे विल लगा के फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होगा। अगर यहां पे सेकंड फॉर्म है, आगे वुड लगा के फर्स्ट फॉर्म, इधर आपको हैड नजर आ जाए, थर्ड फॉर्म नजर आ जाए, आगे वुड के साथ हैव लगा के थर्ड फॉर्म। ये जो मेरा लेक्चर है, लेक्चर तकरीबन मुझे ये 1.25 घंटा लगा इसको कंप्लीट करने में। 1.25 घंटे का लेक्चर है। अगर इसको कंक्लूड करूं तो सिर्फ 2 मिनट में कंक्लूजन हो जाती है, जो मैंने आपको अभी बताई है। इस तरीके से आपने कंक्लूड करना है सारा लेक्चर सुन के, तो ये चीजें आपने अपने माइंड में बिठानी है। और ये सारा लेक्चर आपका 2 मिनट का है। मीन्स के जब आपने पीपीएससी का पेपर रिवाइज करना है, उस रात इस लेक्चर के लिए आपके पास सिर्फ 2 मिनट होंगे। इस 2 मिनट में आपने अल्फाबेट से स्टार्ट करना है, इसको कंडीशनल सेंटेंस तक लेके आना है। अपने माइंड में एक पूरी स्टोरी बिठा लेनी है। इसको आपने ऐसे याद करना जैसे उर्दू का सबक याद कर रहे हैं। आप एक स्टोरी जना तोता मैना की कहानी आप पढ़ रहे हैं,
या एक स्टोरी आप ऐसे अपने माइंड में बिठा के इसको याद करेंगे, चलते फिरते 2 मिनट में इसको याद कर लेंगे, आप जना सोते हुए कर लेंगे, ड्राइव करते हुए कर लेंगे, कोई भी काम करते हुए आप इसको 1 मिनट लगा कर 2 मिनट लगा अपने माइंड में इस जो स्टोरी को, हाँ जी मैंने शुरू किया अल्फाबेट से, 26 है, 21 और 5 है, 21 की 24 आवाजें, 5 की 20 आवाजें, टोटल 44 होगी। दो मिलाएंगे वर्ड और रबिश बनेगा, वर्ड में आपके सिलेबल आएंगे, वर्ड को मिलाएंगे फिर फ्रेज और क्लास बनेगा, फ्रेज की टाइप, क्लास की टाइप, फिर क्लास में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता है, जो फिर इंडिपेंडेंट को हम सेंटेंस कहते हैं। और अगर दो क्लास मिल जाए आपस में, दो को मिलाएं, अगर दोनों इंडिपेंडेंट हो गए तो कंपाउंड होगा, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होगा तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स होगा। अगर 3 मिल जाएंगे, एक डिपेंडेंट और 2 इंडिपेंडेंट हो तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। और उसके बाद मेरे पास इफ वाले जो फिक्रे होते हैं, जो हिपोथेटिकल मफरूजे वाले होते हैं, वो मेरे पास होते हैं जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। और कंडीशनल में मेरे पास जो है ना जी 4 टाइप्स हैं। जीरो कंडीशनल जो है मेरे पास वो है जी, मेरे पास जो है यूनिवर्सल ट्रूथ वाली है। उसके बाद मेरे पास जो है फर्स्ट कंडीशनल है, उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता, लेकिन दोनों पार्ट्स में मेरे पास फर्स्ट फॉर्म लगती है, पर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। फिर मेरे पास सेकंड कंडीशनल आता है। सेकंड कंडीशनल में पीछे मेरे पास सेकंड फॉर्म होती है और आगे मेरे पास क्या हो जाता है जी, वुड के साथ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, सॉरी। उसके बाद थर्ड कंडीशन में मेरे पास पीछे हैड आ जाता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, और आगे मेरे पास वुड के साथ हैव लगा के थर्ड फॉर्म। सिंपल 2 मिनट लगते हैं, ये स्टोरी सारी की सारी आपने याद कर ली। उसके बाद ये आपके पास जो ना अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें सिंपल टेंस है, सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव है, नेगेटिव है, सवालिया फिक्रे हैं, ये सारी चीजें जो है ना ये बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं। इनको आपने एक दफा देख लेना, सिर्फ इनको देखना है। इसमें किसी किस्म इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये सेंटेंस की टाइप्स हैं। इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, आपने नॉलेज के लिए ये जरूर पढ़ लीजिएगा। वैसे आज ये बच्चों वाली बात है, आपको पहले भी आता होगा। तो सवालिया फिक्रा ऐसा जिसमें सवाल पूछा जाता है, एक्सक्लेमेटरी ऐसा जिसमें एक्सप्लेनेशन होती है, ऑप्टेटिव ऐसा होता है जिसमें आपका विश, होप या डिजायर वगैरह होती है, जो खास वगैरह वाले होते हैं, ठीक है जी। इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट होती है या उसमें किसी को सजेशन या मशवरा वगैरह देना होता है, वो आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस है। इस तरीके से आपने क्या करना है, ये भी सेंटेंस की टाइप्स आपने याद कर लेनी है। तो ये आपका आज का फर्स्ट लेक्चर था जी। मैंने कोशिश किया कि ये आपकी इंग्लिश की जो बेसिक चीजें हैं आपको याद हो जाएं, ठीक है जी। उसके बाद कल इंशाल्लाह ताला पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपके 3 से 4 लेक्चर होंगे, बड़े डिटेल के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच को करेंगे। उसके बाद फिर आपका होगा जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर आपके एक्टिव एंड पैसिवाइज, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यूं आपका टाइम फिश आपका जनाब इंग्लिश का सिलेबस बिल्कुल छोटा सा है, थोड़ा सा है, आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।